बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है दान, राइस। राइस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एक या दो क्वेश्चन सुपरवाइजर में आते हैं। तो देखो, दान का जो वैज्ञानिक नाम है, दान का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। इससे आप पकड़ सकते हो कि इसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं। इसकी प्रोटीन को ओराइजिनेन, दान की प्रोटीन को ओराइजिनेन। और देखो, कुल दान का जो कुल है, दान का जो कुल वो आपको मालूम है, सभी जो खाद्यान्न फसल है उनका जो कुल है वो है ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल। तो देखो, क्या तो ग्रेमिनी का टॉपिक आ सकता है, जैसे एबेसडे में क्वेश्चन आ जाए तो या तो ग्रेमिनी आएगा या पोएसी आएगा या घास कुल आएगा। इसके बाद में इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके बाद में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, 24 को उल्टा कर दो तो किसका आ जाएगा? गेहूं का। देखो, उल्टा करो, 2n बराबर 42। तो 2n बराबर 42 किसके आ जाएंगे? गेहूं के 60 गुणित हेक्साप्लॉइड। सीधा कर दिया तो दान का आ जाएगा, उल्टा कर दिया तो गेहूं का आ जाएगा। 2n गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। इसके बाद में सामान्य संगठन सामान्य संगठन है। जैसे जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो प्रोटीन का आता है, तो दान में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है 6 से 7%। प्रोटीन क्या पाई जाती है? 6 से 7% प्रोटीन। इसके बाद में 77 से 78% कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में 2.2 से 2.5% वसा। 2.2 से 2.5% वसा। खाद्यान्न अनाज वाली जो फसल है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको पूछ ले तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो दान में पाई जाती है, 77 से 78%। इसके बाद में 2.2 से 2.5% वसा और विटामिन बी समूह जानते हो आप, B1 B2 B3 B5, ये बी समूह। विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर पाया जाता है। गेहूं के बराबर पाया जाता है। गेहूं के बराबर पाया जाता है। 6 से 7% प्रोटीन, 77 से 78% कार्बोहाइड्रेट, 2.2 से 2.5% वसा, विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर पाया जाता है। बी समूह बता दिया आपको, विटामिन B1 B2 B3, ये बी समूह है। इसके बाद में जलवायु।
जलवायु आप सभी को मालूम है, धान कब बोते हैं? ज्यादातर जो धान बोते हैं वो वर्षा ऋतु में बोते। वर्षा ऋतु का मतलब धान को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, धान को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी जो जलवायु है वो तो खरीफ ऋतु है, खरीफ ऋतु। तो देखो उससे पहले एक बार आप ट्रिक देख लो। बुआई के समय टेम्परेचर, बढ़वार व पकते समय टेम्परेचर, उसकी जो ट्रिक देख लो एक बार। देखो रबी ऋतु, रबी ऋतु में जो बुआई का समय है, बुआई का समय बढ़वार व पकते समय बढ़वार व पकते समय। तो देखो रबी ऋतु, रबी ऋतु का है रबी ऋतु का जो बुआई का समय है मैं बताया था 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। तो ट्रिक है +5 -5। जो ट्रिक है आपको तापक्रम किसी का याद नहीं करना है, जलवायु किसी की याद नहीं करनी है, +5 -5 याद करना है। देखो +5, ये +5 तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, +5 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। बुआई का जो समय है समय तापक्रम, ठीक है, बुआई के समय तापक्रम। तो देखो +5 की ट्रिक, 20 से 25 डिग्री रबी ऋतु का है, इसमें 5 जोड़े तो ये किसका आ गया? खरीफ ऋतु का, खरीफ ऋतु का। इसमें 5 जोड़े तो ये आ गया जायद ऋतु, जायद ऋतु। जैसे तरबूज खरबूज ये बोते हैं ना, वो है जायद ऋतु। खरीफ ऋतु का आपको मालूम है, जो आप अपनी भाषा में चौमासा की जो फसल जे, चौमासा की फसल, चौमासा की जो फसल जे वह एक खरीफ ऋतु की फसल जे, और जो स्याड़ा की फसल जे, स्याड़ा की शीत ऋतु की फसल जे वह रबी ऋतु की फसल जे, और जो उंध्याड़ू की फसल जे, उंध्याड़ू, उंध्याड़ू की जो फसल जे वह जायद ऋतु की फसल जे वह हो। तो देखो जायद 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। अब देखो बढ़वार व पकते समय, बढ़वार व पकते समय मैंने बताया था आपको +5 -5, +5 -5। तो देखो -5 करो, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, इसमें से -5 कम करो, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, इसमें -5 कम करो, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। इसके बाद में अपना जो चल रहा है धान, राइस, ये चल रहा है, इसकी जो जलवायु है वो है, यह खरीफ ऋतु की, खरीफ ऋतु की फसल है, यह खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय, फसल बुआई के समय
अभी मैं बताया था आपको ट्रिक बताया था। फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय कितने कम करने? 5। बीस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो देखो, यह खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 5 कम करना है। ट्रिक बताया था आपको सारणी में, सारणी के हिसाब से जलवायु की जो ट्रिक बताई थी उसमें +5 और -5 का ध्यान रखना है। +5 -5 का ध्यान रखोगे तो जलवायु का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, बढ़वार व पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मर्दा, तो मैंने आपको बताया था कपास और धान, जो अपनी ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें मैं बताया था आपको जो मर्दा है वो कपास और धान में काली मर्दा, काली मर्दा या चिकनी मर्दा या मटियार मर्दा सबसे उपयुक्त रहती है, सबसे उपयुक्त रहती है। देखो, कपास और धान दो फसल ऐसी है जिसमें काली मर्दा की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ज्यादा जो बनने वाला है वो कपास और धान का है। कोई भी सुपरवाइजर, जेड, सीयूटी जिसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं कपास और धान का बनेगा। कपास और जो धान में है काली मर्दा या चिकनी मर्दा या मटियार मर्दा सबसे उपयुक्त रहती है। इसके बाद में उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, तो उन्नतशील किस्में है उनकी उनकी जो ट्रिक है रोपाएतु दो बार। देखो, एक तो सीधी बुआई करते हैं डायरेक्ट, और एक पहले पौध तैयार करते हैं उसके बाद में बुआई करते हैं। दो चीजें इसमें, एक तो पौध तैयार करके फिर रोपते हैं, एक है जो सीधे ही बुआई करते हैं, जैसे बीजों की बुआई कर दी है सीधे डायरेक्ट खेत में। एक तो सीधी बुआई के लिए और एक है रोपाएतु। तो रोपाएतु की जो ट्रिक है वो एक बार देख लो इधर। रजकाने बावच है चंबल नदी में, चंबले नदी में भैया ध्यान कोने भाई, रजकाने चंबल नदी में ही बाबूजी, लेकिन चंबल नदी में पानी की कमी कोने ने जाने अशा क्षेत्र में बाबूजी जड़े पानी की कोई कमी न रे। अशा क्षेत्र में बाबूजी जड़े पानी की कोई कमी न रे। रजकाने बाव छे चंबल नदी में, तो अशा क्षेत्र में बाबूजी जड़े पानी की कोई
कमीनरे उड़े रज को बाउजे ज्ञान आपणो कुओयो तालाब होयो ए निकट होयो उड़े रज का ने या दान ने बाउजे रत्ना जया कावेरी बासमती 370 तरावती बासमती और या चंबल। देखो एक बार ट्रिक देख लो, जो जैसे भी अपन अपनी भाषा में या किसी हिसाब से ट्रिक बनाते हैं, वो ट्रिक जैसे ही क्वेश्चन आता है याद आ जाती है, तो वैसे ही मैं ट्रिक बना रखा हूं। रजका ने बाउ छे चंबल नदी में, तो देखो रे अडाउ ले लियो मैं रत्ना, रे से रत्ना, जैसे जया। अब जया एक उन्नतशील किस्म से दान की, उन्हें जादुई दान भी केव जे, उन्हें जया ने। क्यों? सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी, सर्वाधिक अन्य किस्म की अपेक्षा सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी। बासु मतलब बासमती चावल, दो वेराइटी, देसी चावल और बासमती चावल, यहाँ की वेराइटीज है। बासमती 370 तरावती बासमती। इसके बाद में चंबल भी एक उन्नतशील किस्म जे, तो रजका ने बाउ जे चंबल नदी में, तो ये उन्नतशील किस्म जे। जान कावेरी ये उन्नतशील किस्म जेगी, तो कोई दिक्कत, रजका ने बाउ जे चंबल नदी में, तो दे रत्ना जया कावेरी बासमती 370 तरावती बासमती और चंबल, ये चे रोपाई हेतु उन्नतशील किस्में। इसके बाद में देखो सीधी बुआई तो जो उन्नतशील किस्में हैं वो एक बार देख लो इधर। सीधी बुआई तो जो उन्नतशील किस्में हैं, पूसा 2 से 21, पूसा 2 से 21, पूसा 2, पूसा 3, पूसा 4, पूसा 5, पूसा 6, पिप्स ऑफ यूएसए, वहां से जो विकसित किस्में हैं वो पूसा की है। पूसा 2 से 21, बाला पद्मा सोना आदि। पूसा 2 से 21, बाला पद्मा सोना आदि। इसके अलावा जो अन्य किस्में हैं, जैसे ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक जो किस्म है वो है साबरमती। इसके अलावा जो अन्य किस्म है प्रथम संकर किस्में वो है CORH1। प्रथम जो संकर किस्म है CORH1। और शीत ऋतु के लिए जैसे जो किस्में हैं हेमा राजेश्वरी, ये शीत ऋतु के लिए उन्नतशील किस्में हैं। जो ब्लास्ट रोग है उसका जो रोग कारक है वो मैं आपको लिखा दूंगा, पायरिकुलेरिया ओराइजी। इसके बाद में देखो
बीज दर, बीज दर, बीज दर है। देखो बीज दर, जो बीज दर की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। बीज दर, बीज दर, बीज दर है रोपाई हेतु, रोपाई हेतु 40 से 50 केजी, रोपाई हेतु 40 से 50 केजी, सीधी बुआई हेतु देखो, देखो ट्रिक, रोपाई हेतु 40 से 50 केजी आप पौध तैयार करना तो बीज आधो लाग लो, कम लाग लो। पौध तैयार करना तो बीज आपने कम लाग लो, आधो लाग लो। तो रोपाई हेतु 40 से 50 केजी और सीधी बुआई हेतु देखो एक दुगना कर दियो 80, एक दुगना कर दियो 100, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। देखो रोपाई हेतु 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, सीधी बुआई हेतु एक दुगना कर दो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। और श्री विधि, SRI श्री विधि, या श्री विधि की जो विशेषता है वह शुष्क क्षेत्र में यूज हो। मुख्य जो विशेषता है श्री विधि वह शुष्क क्षेत्र में ज्यादा यूज हो। श्री विधि, जो श्री विधि में जो बीज दर है 506 केजी प्रति हेक्टेयर। श्री विधि में शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त है श्री विधि 506 केजी प्रति हेक्टेयर, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। एक बाद में बीजोपचार, बीजोपचार जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल किस्म बनता है। जैसे बीजोपचार करते हैं थायरम, कैप्टान, सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। तो अपन जो उपचारित करेंगे जैसे खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग में लेते हैं बेंथियोकार्ब, मेरिस्टेमी और ब्यूटाक्लोर। तो देखो बीजोपचार, देखो जो बीजोपचार है वो थायरम, कैप्टान, सेरेसान इनका क्वेश्चन बनता नहीं है। जो क्वेश्चन बनता है वो है ब्यूटाक्लोर, मेरिस्टेमी, बेंथियोकार्ब। इसके बाद में बुआई का समय, बुआई का समय, जो बुआई का समय है देखो बुआई का समय खरीफ ऋतु का आ जाए तो जून जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई। रबी ऋतु का आ जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और जायद ऋतु का आ जाए तो 15 फरवरी से 15 मार्च। ध्यान रखना ये विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे खरीफ ऋतु का आ जाए, खरीफ ऋतु का आ जाए तो 15 जून से 15 जुलाई। और न माने तो आपने जो बुआई करे जने
चौमासा की बुआई वो जून जुलाई में करेंगे ज्यादातर, तो खरीफ ऋतु चौमासा में हो जे, तो चौमासा की जो ऋतु जे उमा बुआई को जो समय जे वो 15 जून से 15 जुलाई। रबी ऋतु को देख लो आप जान सरस्यू भाव जे, सरस्यू भाव जे अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में कोई सरस्यू न भाव भाव छे तो पचेती रह जाओ जे, मोइला को प्रकोप ज्यादा हो जाओ जे। तो देखो रबी ऋतु जो बुआई को समय जे, रबी ऋतु को जो बुआई को समय वो चे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई का समय है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। इसके बाद में जायद ऋतु, जायद ऋतु 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 फरवरी से 15 मार्च बुआई का समय है, 15 फरवरी से 15 मार्च। तो इसका जो बुआई का समय है खरीफ ऋतु में बोते, खरीफ ऋतु में बोते, तो जो बुआई का समय है वो है 15 जून से 15 जुलाई। देखो एक बार यहां देख लो बुआई का समय आ जाए आपको, आपके जो बुआई का समय आ जाए तो बुआई का जो समय है वो यहां देख लो। देखो खरीफ ऋतु में लिखा दिया मैं फिक्स 15 जून से 15 जुलाई। रबी ऋतु का आ जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और जायद ऋतु का आ जाए तो 15 फरवरी से 15 मार्च। तो अपने जो धान बोते हैं वो खरीफ ऋतु में बोते, खरीफ ऋतु में बोते, तो जो बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई है। इसके बाद में बुआई की विधि, बुआई की विधि, अब जो बुआई की विधि है उसको एक बार देखो, ये अपना जो खेत है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो देखो मैं कतारों में और पंक्तियों में, कतारों में तो कतार से कतार की दूरी 20 सेमी, कतार से कतार की दूरी 20 सेमी, वह पौधे से पौधे की दूरी, ये पौधा लाग रहा जी, ये देख लियो पौधा लाग रहा जी भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। देखो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। गेहूं में और धान में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जो कतार से कतार की जो दूरी है गेहूं में और धान में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। उसमें कतार से कतार की गेहूं में कतार से कतार की दूरी 22.5 रखते हैं, R इंटू आर, कतार से कतार की दूरी 22.5 रखते हैं, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। कोई दिक्कत? इसके अलावा देखो बुआई की विधि, सिंचाई, सिंचाई बुआई की जो विधि है R इंटू आर 20 सेमी, P इंटू P 10 सेमी, रो इंटू रो, कतार से कतार की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, रो इंटू रो, कतार से कतार की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी। इसके बाद में देखो सिंचाई, सिंचाई है, सिंचाई को क्रांतिक अवस्था भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा दान की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, दान की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, क्रांतिक अवस्था।
तो इसकी जो क्रांतिक अवस्था है, कल्ले फूटते समय, इसकी जो क्रांतिक अवस्था है कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते समय, यही आप जलमांग का टॉपिक लिख लो। जलमांग, जल की कितनी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जलमांग। जल को, जो पौधा है उसको कितने जल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जलमांग। तो जो दान की जो जलमांग है, दान की जो जलमांग वो है 900 से 2500। दान की जो जलमांग है 900 से 2500 mm। इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक, इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक, इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जलमांग इसी की है। इकाई क्षेत्र में ऐसे पूछ ले सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, तो फिर आएगा गन्ना। और वहां क्वेश्चन आ जाए इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, तो वो है धान। इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जो जलमांग है वो किस फसल की है, वो है धान। और सर्वाधिक जलमांग का क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक जलमांग का, तो सर्वाधिक जलमांग है वो है धान। और इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जो जलमांग है, इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जलमांग है वो है धान की, और सर्वाधिक जलमांग है वो है गन्ना। ध्यान रखना, गन्ना सर्वाधिक जलमांग वाला है। और इकाई क्षेत्र में पूछ ले, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, वहां क्वेश्चन आ जाए इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, तो वो है धान। और ऐसे पूछ ले सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, तो वो है गन्ना। सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, वो है गन्ना। और ऐसे इकाई क्षेत्र में पूछ ले तो सर्वाधिक जो जलमांग है वो धान की है। इसके अलावा खाद एवं उर्वरक, देखो और देखो, खाद को मतलब दो गोबर की खाद, खाद को मतलब दो गोबर की खाद। वह खान की होनी चाहिए अच्छी सड़ी गली, या नहीं जो डायरेक्ट स्टार्ट में डाल दे, शुरू में बच गया जी गोबर करे और डायरेक्ट खेत में डाल दे, तो हानिकारक जीवाणु भी रेव जो में, कीड़ा भी रेव जे, तो ते वह जू डालेला तो वह कहीं जे मिट्टी ने ज्यादा खबा लग जाओ। तो अच्छी सड़ी गली, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, दस से 15 टन तथा 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूरिया मिले जाओ और डीएपी भी मिले जी। लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन की पूर्ति करवा के लिए यूरिया काम में हो जे। 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 20 कम कर दो, 60 से 80 केजी फास्फोरस, 60 से 80 केजी फास्फोरस 20 कम कर दो, 40 से 60 केजी पोटास, यो चे यो यूरिया मिले जे, यो चे यो डीएपी मिले जे, यो चे एसएसपी या म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास यहाँ मिले जे पोटास। तो ये चे गोबर खाद एवं उर्वरक। तो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन तथा 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस, 40 से 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अच्छी सड़ी गली जो गोबर की खाद छे या ना अपने रोड़ी जे, तो रोड़ी में
जो गंध आउजे वो मेथेन गैस के कारण आउजे, जो गैस पाई जाओजे वो मेथेन गैस पाई जाओजे। तो देखो निराई गुड़ाई जिन्हें अपनी भाषा में कहो ननाणी, निराई गुड़ाई जिन्हें अपनी भाषा में कहो ननाणी। तो ननाणी क्यों करा जापा? मर्दा ने बुरबरी करवा के लिए, मर्दा ने बुरबरी करवा के लिए ननाणी करा जा, या कोई खरपतवार या अन्य पौधे उगे बायो तो दान और उगे गांव को पौधो तो वो अन्य पौधो खरपतवार व अन्य पौधे को उखाड़ कर नष्ट करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं निराई गुड़ाई। तो देखो जो फसल बो दे उसके 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद ये क्रिया करते हैं। तो देखो फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार घास और फूस, खरपतवार व अन्य पौधे अन्य पौधों में आप ले लो जैसे गेहूं, गेहूं तो करीब रबी ऋतु का है, जैसे ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा। तो अन्य पौधे को उखाड़कर नष्ट करना निराई गुड़ाई कहलाती है, निराई गुड़ाई कहलाती है। देखो फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार, खरपतवार को मतलब घास फूस, खरपतवार को मतलब घास फूस, खरपतवार घास फूस व अन्य पौधे ज्वार बाजरा को उखाड़कर नष्ट करना निराई गुड़ाई कहलाती है। इसके बाद में पादप संरक्षण, कीट एवं व्याधियां, कीट एवं व्याधियां और उनका नियंत्रण। पादप संरक्षण, पादप संरक्षण होता है कीट एवं व्याधियां, कीट एवं व्याधियां। इसमें पष्ट कीट, तनाछेदक, पत्ती लपेट कीड़ा, कटवर्म, ये देखो तनाछेदक, पत्ती लपेट कीड़ा, कटवर्म, गंदी बग, गंदी बग एक जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, इसका जो प्रकोप है वो दानों में होता है। गंदी बग
सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जो कीट है, सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट वो है गंदी बग। गंदी बग सर्वाधिक हानि पहुंचाता है और दानों में दुर्गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। दानों में गंध आने लगती है। तना छेदक भी हानिकारक है। इस कीट का लार्वा तने में छेद करके तने को खोखला कर देता है। पत्ती लपेट कीड़ा, इस कीट का लार्वा पत्तियों को लपेट कर खाता है, जिससे उपज कम प्राप्त होती है। इसके बाद में देखो रोग। सबसे हानिकारक जो रोग है वो है दान का ब्लास्ट। दान का ब्लास्ट, दान का ब्लास्ट डायरेक्ट पूरी फसल ब्लास्ट हो जाती है, जल जाती है। ब्लास्ट, दान का ब्लास्ट, जैसे बम फूटता है तो ब्लास्ट ही होता है। दान का ब्लास्ट ये होता है पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी। रोग प्रतिरोधक किस्म है, प्रतिरोधी किस्म। प्रतिरोधी किस्म है साबरमती, साबरमती दान का ब्लास्ट रोग है। इसके बाद में जैसे पत्ती धब्बा रोग, झुलसा रोग, छाछा रोग। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग, छाछा रोग, आर्द्र गलन रोग, पत्ती धब्बा रोग, छाछा रोग, आर्द्र गलन रोग। आर्द्र गलन का ज्यादा प्रकोप नहीं रहता है क्योंकि पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो आर्द्र गलन का ज्यादा प्रकोप नहीं रहता है। इसके बाद में झुलसा रोग, झुलसा रोग, पत्तियां झुलस जाओ जी। तो देखो एक बार देख लो, पहलो लिखा है आपा ब्लास्ट, ब्लास्ट तो पूरी फसल ही ब्लास्ट हो जाओ जो जड़ जाओ जो। एक बाद में पत्ती धब्बा रोग, इमा का हो जे पत्तियां पर सफेद धब्बा पड़ जाओ जी। इमा का हो जे पत्तियां पर सफेद धब्बा पड़ जाओ जी। एक बाद में छाछा रोग, इमा का हो जे पत्तियां पर गोलाकार सफेद धब्बा पड़ जाओ जी। छाछा, छाछ जान को जो मट्टो आओ जे वहां को हो जाओ जी छाछा, छाछा रोग। एक बाद में आर्द्र गलन रोग, इको प्रकोप बहुत कम हो जाए। कभी कभी जैसे रोपाई तो जो पौध तैयार कर रहे हैं उसमें इसका प्रकोप हो सकता है। इसके बाद में झुलसा रोग, इसमें पत्तियां झुलस जाती है। पत्तियां ही झुलस गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधे की उपज में भारी गिरावट आती है। इसके बाद में भंडारण,
पहले उपज लिख लो फिर भंडारण करेंगे। 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और भंडारण है, देखो ट्रिक भंडारण की 6 से 8, 8 को इधर लिया हो, 8 से 10, 10 को इधर लिया हो, 10 से 12, देखो 6 से 8% नमी, 8 से 10% नमी, 10 से 12% नमी पर भंडारण कर सकते हैं। तो देखो 6 से 8%, 6 से 8%, 8 से 10%, 10 से 12%, तो यह है मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें, तिलहन फसलें, इनका जो भंडारण है, इनके बीजों का भंडारण है वो 6 से 8% नमी पर कर सकते हैं। ट्रिक है ये, ट्रिक के हिसाब से याद करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिक तो देखो 6 से 8% मसाले वाली और तिलहन फसल, इनका भंडारण करते हैं 6 से 8% नमी, 8 को इधर लिया हो, 8 से 10% नमी, दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द, मोट, अरहर, चना, मूंग, उड़द 10 से 12% नमी, अनाज वाली फसलें, तो जो दान का जो भंडारण है, दान का जो भंडारण, दान का भंडारण अपन करते हैं वो है 10 से 12% नमी पर। इसके बाद में दान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो 10, 15, 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो एक बार देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? दान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? दान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जो आंसर है, दान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। तो जो दान की जो प्रोटीन है उसको कहते हैं ओराइजीनेन, ओराइजीनेन। ओराइजीनेन, ओराइजीनेन, दान की जो प्रोटीन है उसको ओराइजीनेन कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल। दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल। क्वेश्चन नंबर 3, दान का परीक्षण बार कितना होता है? दान का परीक्षण बार कितना होता है? दान का परीक्षण बार कितना होता है? तो परीक्षण बार देखो पहले, दो परीक्षण बार किसे कहते हैं? तो परीक्षण बार है, परीक्षण बार 1000 दानों का बार, 1000 दानों का जो बार है, वजन है
1000 दानों का बार वजन है उसे परीक्षण बार कहते हैं। 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। तो परीक्षण दान का जो परीक्षण बार है वो है 25 ग्राम। 25 ग्राम। और बासमती चावल उनका जो परीक्षण बार है वो अगला क्वेश्चन है अपना। बासमती चावल का परीक्षण बार है तो इसका जो आंसर है वो 21 ग्राम। बासमती चावल का परीक्षण बार है वो 21 ग्राम है। अगला जो क्वेश्चन है गोल्डन दान में कौन सी विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यही गोल्डन दान का जनक किसे माना गया है? गोल्डन दान का जनक किसे माना गया है? इंगो पोट्रिकस। इंगो पोट्रिकस। इसके बाद में इसका ही अगला जो क्वेश्चन है सुपरदान का जनक किसे माना गया है? तो इसका जो आंसर है गुरुदेव सिंह कुश। कोष्टक में CGS कुश, गुरुदेव सिंह कुश। शंकरदान का जनक किसे माना गया है? शंकरदान का जनक किसे माना गया है? शंकरदान का जनक किसे माना गया है?
युवांग, युवांग लोंग पिंग अशान को नाम काय कड़ा हो सके जे चीन को चाइना को शान को नाम हो सके जे युवांग लोंग टिंग। हाँ, इसका बाद में क्वेश्चन नंबर 9, शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? अस। शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? जो सितंबर अक्टूबर में बोते हैं उसे कहते हैं अस। अगला जो क्वेश्चन है, शीत ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? अमन। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? तो बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? बोरो। नर्सरी तैयार करने की सबसे उपयुक्त विधि है? डेपोंग विधि। नर्सरी तैयार करने की सबसे उपयुक्त विधि है वो है डेपोंग विधि। डेपोंग विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि है। नर्सरी तैयार करने की सबसे उपयुक्त विधि है डेपोंग विधि। ये कहां से विकसित की गई है? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। डेपोंग विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेपोंग विधि कहां से विकसित की गई है? मनीला, फिलीपींस। IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 14, डेपोंग विधि में
पौध, डेपोंग विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? डेपोंग विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो डेपोंग विधि में जो पौध है वो 11 से 13 दिन में तैयार हो जाती है। 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, डेपोंग विधि सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। तो डेपोंग विधि किस राज्य में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक यूज में ली जाती है। और इसमें न तो खाद, न उर्वरक, न पानी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन थे डेपोंग विधि के। और देखो एक आ जाए तो गीली क्यारी विधि। 16वां जो क्वेश्चन है, गीली क्यारी विधि इस कहां अपनाई जाती है? तो यह है सिंचित सेक्टरों के लिए। सिंचित सेक्टरों में उपयुक्त है या सिंचित सेक्टरों में अपनाई जाती है। और शुष्क क्यारी विधि का जाए क्वेश्चन नंबर 17। चलो कल और बता देंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट।